ठीक हो गया, हमारी अरे बन गई। अब इस पे मैंने क्या लगाना है, अरे अंडरस्कोर कॉलम, क्या पास करना है मैंने इसको, क्या चीजें पास करते हैं जी, क्या पास करते हैं? एक तो अरे पास करते हैं, साथ क्या बताना होता है दूसरा पैरामीटर? कॉलम का नेम। कॉलम का नेम बताना होता है जिसका लेना है। यहाँ पे सपोज मैं ले रही हूँ एज को, ठीक है। और हमने क्या चीज बतानी है, इसको पहले अगर मैंने किसी के अकॉर्डिंग इसको इंडेक्स करना है, ठीक है, वो ऑप्शनल होता है। अब यहाँ पर आकर इसको रन कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, जो मेरी एज थी वो लिखी हुई आउटपुट में आ गई। अब किस तरह से इसकी आउटपुट आती है, आउटपुट शो हो रही है, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 23 है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 12 है, और सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, 14 है। ये जो पहली वैल्यू आती है ना इंडेक्सेस, ये मेन अरे के इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। जो हमारी मेन अरे है उसमें जो हमारे इंडेक्सेस हैं उसकी उसको कहाँ पर लिखा होगा, वो एक की फॉर्म में लिखी हुई आ गई है। तो मेन अरे के 0 इंडेक्स पे से मैंने क्या उठाया, एज का कॉलम उठाया, और उस पे जो वैल्यू थी, तो 0 इंडेक्स पे जो एज थी वो क्या थी, 23। उसी तरह 1 इंडेक्स, मेन अरे का जो 1 इंडेक्स था उसके ऊपर एज की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 12। और सेकेंड इंडेक्स जो था मेन अरे का, उस पर जो एज की वैल्यू थी वो क्या थी, 14। ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि जो मेन अरे के इंडेक्सेस हैं वो लिखे हुए आ जाते हैं, और उसके बाद जिस कॉलम की वैल्यू मैंने डिस्प्ले कराई है, आउटपुट में शो कराई है, वो उसके सामने लिखी हुई आ जाती है। क्लियर है? यस मैम। मैम ये कंबाइन जो हमारे पास फंक्शन था वैसे ही एक्ट कर रहा है। कंबाइन के देखो, कंबाइन में तो हम दो एरेज लेते थे ना, ठीक है। तो आप अभी जितने भी हमने फंक्शंस लिए हैं वो काम तो एक ही कर रहे हैं कि हमें कोई आउटपुट दे रहे हैं, अगर ये आउटपुट सॉरी एक अरे ही दे रहे हैं यूं कहें तो। लेकिन सबके काम इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि उनकी डेफिनेशन ही डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। कंबाइन में हम दो अरेज लेते थे जिनको क्या कर देते थे, एक अरे बना देते थे। इसमें हम सिंगल अरे ही ले रहे हैं, ठीक है ना। मल्टी डायमेंशनल अरे ले रहे हैं, जो कि एक क्या है, हमारे पास डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का डेटा, फिर दूसरे स्टूडेंट का डेटा, फिर तीसरे स्टूडेंट का डेटा। उसमें से मैंने क्या किया कि एक कॉलम फेच कर लिया, यानी एक स्टूडेंट का कोई फीचर जो था उसको फेच कर लिया। हम जब इसकी बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल की, तो हमारे पास रोज एंड कॉलम की फॉर्म में चीजें आती है ना। तो रोज क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि ये इतने रिकॉर्ड्स हैं, यानी स्टूडेंट का हमने डेटा लिखा था तो इतने स्टूडेंट्स का डेटा ये हमारे पास रिकॉर्ड शो कर रहे हैं, उसकी रोज शो कर रही हैं। और स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर की थी, जिस तरह उसका नेम हो गया, उसकी एज होगी, ये सब क्या है, ये उसके फीचर्स बता रहे हैं, ये उसके कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने हर स्टूडेंट का क्या किया, एक कॉलम उठा लिया जो क्या था, एज वाला। तो वो सारी जो मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म बना, एक मल्टी डायमेंशनल अरे जो पीछे बैकएंड पे एक टेबल की फॉर्म में है ना, तो उसमें से उसने जो एक कॉलम था ना उसकी वैल्यूज मुझे फेच करके दे दी। ठीक है। इसमें हम कंबाइन तो नहीं कर रहे किसी दो एरेज को, तो इसलिए सेम नहीं हो सकती। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अच्छा, मैंने बंद कर दिया। चलो, ये हम लोगों के पास क्या आ गया है अब, एक फॉर्म। जी जी टाइमा। मैम वो जो ऑप्शनल है किस किस के हिसाब से आए कॉलम वो वाला बता देंगे तो। ऑप्शनल क्या काम करते हैं, वो जिस तरह मैंने आपसे कहा था, ऑर्डर बाय क्या करता है हमारे पास, ऑर्डर बाय का क्या काम होता है? मैडम वो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है जिसके कॉलम के आपने ऑर्डर बाय किया हो। तो उसकी आउटपुट कैसे आती थी?
जो मैंने अगर मैम फॉर एग्जांपल मैंने किसी आईडी की बेस के ऊपर किसी चीज को ऑर्डर किया है तो क्या आएगी मेरे पास आउटपुट? मैम उस आईडी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी। कैसे? कैसे, कोई एग्जांपल देना मुझे, उस चीज को मुझे एक्सप्लेन करें आप कि क्या ऑर्डर बाय करते थे तो किस तरह से, कोई एग्जांपल दें और मुझे बताएं। ऑर्डर बाय हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में नेम्स को करें तो अगर नेम के अकॉर्डिंग करें तो फिर वो जो नेम्स होते हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में आते हैं। जो नेम होता है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में आ जाते हैं और किसी कॉलम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमने किसी कॉलम की बेस पे उसकी इंडेक्सिंग करनी है तो मेरे पास क्या आ जाती है आउटपुट में, उसी जो कॉलम मैंने मेंशन किया ना उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर मैंने कॉलम लिया हुआ था, मैंने डिस्प्ले क्या कराई, एज कराई, ठीक है। अब एज के साथ मैं किसी कॉलम को ऐड कर लेती हूँ कि उसके कॉलम के अकॉर्डिंग मेरी इंडेक्सिंग हो जाए। सपोज मैं नेम का दे देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जिस तरह से ये मेरी अरे बन रही थी कि 0 के आगे क्या वैल्यू थी, पहली एज आ रही थी, फिर 1 के आगे दूसरी एज आ रही थी, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास, जो नेम है वो एज आ जाएगी, फिर दूसरा नेम और उसकी एज आ जाएगी, और फिर क्या आएगा, तीसरा नेम और उसकी एज। यानी अब मेरी इंडेक्सिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, नेम के अकॉर्डिंग। करके दिखा देख लेते हैं। ये हमारे पास थी, मैं फाइल एक दफा दोबारा ओपन कर लूं क्योंकि मेरे से क्रॉस हो गई है। ये थी हमारे पास, ठीक है। अब इधर मैं क्या कर दूंगी, अब क्या हो गया, किसके अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग हुई, मैम नेम के अकॉर्डिंग। नेम के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इस तरह से क्या है कि हम जो भी यहाँ पर कॉलम स्पेसिफाई करेंगे ना थर्ड, उसके अकॉर्डिंग उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी जो हमारे पास आउटपुट आ रही है, ठीक है। यस मैम। हम ऑर्डर बाय में भी क्या करते थे, वहां पर हम जो दे देते थे उसके अकॉर्डिंग काम होता था ना, इसी तरह जो यहाँ पर हम बस उसमें फर्क ये होता था कि वहां पर ऑर्डरिंग वाला जो कॉलम था ना जिसके अकॉर्डिंग कर रहे थे वो चीज नहीं हमें आउटपुट में शो नहीं हो रही। बस क्या है कि जो सीक्वेंस बन जाएगा, जो ऑर्डर बन जाएगा वो उस कॉलम के अकॉर्डिंग बन जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम देते हैं तो उसके आगे क्या होता है, उसके साथ वो चीज मेंशन हो जाती है, वो कॉलम, यानी जिसके अकॉर्डिंग वो चीज हो रही है जो मैंने दिया है उसके साथ क्या लिखा हुआ आ जाएगा, वो नेम जिसके साथ मैं करना चाह रही हूँ उसकी ऑर्डरिंग, और जो वैल्यू पहले आ रही थी नॉर्मली जिसको मैंने क्या किया था, जिस कॉलम को मैंने फेच किया था वो उसके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने कुछ फंक्शंस देखे थे अरे के, जो क्या काम कर रहे थे, जो हमारे पॉइंटर्स थे उनके साथ बेसिकली काम कर रहे थे कि पॉइंटर हमारा कहाँ पर है तो उसको कहाँ पर मूव करना है, फर्स्ट टाइम क्या देगा, ये चीजें कर रहे थे, ठीक है ना। कि अब यहाँ पर आकर अगर मैंने ये एक एरे डिफाइन की थी, अब इस एरे में मैंने क्या किया था, प्रिंट आर की जगह मैं क्या करूंगी, जो मैंने मेथड्स लिखे थे ना, कल बताए थे हम लोगों ने पॉइंटर्स के, वो वाले यहाँ पर ऐड कर लेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि करंट वैल्यू जो है एरे की वो ले सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं उसकी नेक्स्ट वैल्यू ले सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, और उसको एंड पे ले जा सकते हैं, ये चीजें थी। तो अब मैं क्या करूंगी, इधर इको कराऊंगी, किस चीज को इको कराऊंगी, जो मेरा मेथड था। मेथड मेरा क्या बनता है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था, अगर हम करंट लेंगे तो करंट में हम क्या पास करेंगे, सिंपल जो भी आप मेथड यूज करोगे उस मेथड में आपने यहाँ पर वो अरे पास कर देनी है, ठीक है। जब आप उसके अंदर अरे पास कर दोगे और इसको करोगे, फिर आपके पास क्या वैल्यू रिटर्न होगी, जो
1 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू बनती है, 0 इंडेक्स पे बनती है, ठीक है। अब इसको अगर मैं, क्या वैल्यू आई मेरे पास, अली आउटपुट आ गई, ठीक है, जो मेरी किस इंडेक्स पे पड़ी हुई थी, अली कहाँ पर पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स जो पे। मेरा 0 इंडेक्स इंडेक्स बनता पे। था, यानी जो मेरा सबसे पहला इंडेक्स बनता था। ये तो एसोसिएटिव एरे का केस है ना, तो 0 तो यहाँ पर नहीं होगा, जो पहला मेरे पास बन रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट से क्या होगा, मेरा पॉइंटर इसकी तरफ चला जाएगा, ये वाली वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। मैं एंड करूंगी, जब यहाँ पर एंड वाला मेथड यूज करूंगी, उसमें पास करूंगी, तो मेरा पॉइंटर किधर चला जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू पे चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब मैं क्या करूंगी, रीसेट, और रीसेट में ये एरे पास कर दूंगी, तो मेरा पॉइंटर कहां पर चला जाएगा, इस वाली वैल्यू के पास चला जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने कल फॉर्म की बात की थी कि हम फॉर्म देख रहे थे, और फॉर्म में हम लोगों ने उसके जो कुछ एट्रीब्यूट्स थे वो देखे थे, और साथ क्या कुछ मेरे ख्याल से रन तो नहीं किया था ना फॉर्म से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन नहीं की थी ना। जी क्लास इम्प्लीमेंटेशन आप ही क्लास में मैंने कराई थी, या सिर्फ दूसरी क्लास में मेरे ख्याल से कराई है, शायद मैंने आपकी क्लास में कराई थी। नो मैम। अच्छा, पहले हम लोगों ने क्या किया था, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर क्या की थी, वैल्यूज जो थी वो लिख ली थी। मेरे पास फाइल में कोड लिखा हुआ है, मैं वो फाइल आप लोगों के सामने ओपन कर रही हूँ। जो फॉर्म कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, डायरेक्टली वो फॉर्म जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इस कोड को अब क्या काम हो रहा है, यहाँ पर एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर मेरे पास 2 इनपुट फील्ड्स ऐसी हैं, और जो कि इनपुट ले रही हैं, और एक जो है मेरे पास वो सबमिट बटन के लिए यूज किया गया है, क्योंकि जब हमने कोई भी डेटा सबमिट कराना हो तो हम बटन नहीं यूज करते, हम सबमिट लगा देते हैं, ठीक है। मतलब टाइप बटन नहीं रखेंगे, टाइप सबमिट रखेंगे, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो सर्वर पे जाना है, सबमिट होना है, ठीक हो गया। यहाँ पर फॉर्म की सिर्फ अभी ऊपर वाली चीज को इग्नोर करें, यहाँ पर हम बॉडी में हैं, बॉडी में फॉर्म की बात कर रहे हैं, फॉर्म में एक्शन मेथड, ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं। अब एक्शन एम्प्टी हो तो मैंने क्या कहा था, क्या होगा, सेम पेज के ऊपर ही रहेगा हमारा फॉर्म, जो है सबमिट होता है उसके बाद फिर सेम पेज पर ही वापस आएंगे, जो हमें वही वाला रिफ्रेश होता है ना, जब भी कब हम पेज को सबमिट कराते हैं, हमारा पेज एक दफा रिफ्रेश हो जाता है, कंट्रोल कहाँ पर आ गया, उसी पेज पे दोबारा आ गया। अगर तो मैं एक्शन में कोई पेज स्पेसिफाई कर दूंगी तो फिर क्या होगा, अगर पेज 1 पे ये फॉर्म लगा हुआ था, मैं चाहती हूँ कि जब मेरा यूजर जो है, अगर ये यूजर से रिलेटेड डेटा है, रजिस्ट्रेशन का है, तो जब मेरा यूजर रजिस्टर हो जाए तो फिर मुझे किस पेज पे ले जाओ, एक दूसरे पेज पे ले जाओ जिसपे वेलकम लिखा हो, या फिर आप रजिस्टर हो गए हो, मैसेज दूसरे पेज पे शो हो रहा हो। तो फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर उस पेज का जो है वो नेम लिख दूंगी, और फिर क्या होगा कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा, क्लिक होने के बाद जो मेरा कंट्रोल है वो किस पेज पे चला जाएगा, जो मैंने एक्शन पे स्पेसिफाई किया होगा, ठीक है। फिर मेथड होता है गेट और पोस्ट का, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। जो गेट होता है इसमें मतलब हमारी वैल्यूज वो जो नजर आती है, जो उसमें मतलब हिडन नहीं होती सारी, जो हिडन पोस्ट नहीं होता है होती, ठीक है। हिडन। गेट के साथ जो है मैंने ये एग्जांपल दिया, पोस्ट के साथ भी हम लोग करके देखेंगे, ठीक। गेट क्या करता है, यूआरएल में हमें शो करा देता है जो वैल्यूज, इसमें दो मैंने ये जो वैल्यूज ले लिया, रोल नंबर की और ये। अब जब हम लोगों ने इनको यूज करना होता है, हम कैसे करते हैं, जो हमारे पास ये गेट होता है ना, गेट और पोस्ट, ये क्या होती हैं, ये ग्लोबल अरेज बन जाती हैं हमारे पास। यानी अब जो ये डेटा लेकर जाएंगी आगे, ये किस फॉर्म में लेकर जाएंगी, एक अरे की फॉर्म में लेकर जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, ये ग्लोबल अरेज हैं, इनके भी इंडेक्सेस कुछ बनते हैं और उनकी कोई वैल्यूज होती है, यानी कीज होंगी और वैल्यू होंगी। हमारे पास कीज क्या बन जाती हैं, जो भी हमने इनपुट को नेम दिया होगा वो क्या बन जाएगी, इस अरे में एक की बन जाएगी, और उस इनपुट की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, उस इंडेक्स पे वैल्यू बन जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर फर्स्ट वाला जो मेरा था रोल नंबर, ठीक है, तो मेरे पास गेट जो है उसमें जो अरे बनेगी, उस गेट में मेरा इंडेक्स क्या बन गया, रोल नंबर का, और रोल नंबर पे वैल्यू क्या मेरी आ गई, जो भी यूजर इस इनपुट फील्ड में लिखेगा, सपोज वो क्या लिख लेता है, ये 1 लिख लेता है, ठीक है, रोल नंबर 1 है, तो वो क्या है
कि ये रोल नंबर जो मैंने नेम स्पेसिफाई किया था ये उसकी मेरे पास की बन गई और जो यूजर ने लिखा वो उसकी वैल्यू बन गई। अब जब हमने इस चीज को फेच करना होता है तो हम कैसे करते हैं कि जहां पर, क्योंकि आप जितनी भी इनपुट फील्ड्स मैंने लगाई हैं वो इसी तरह से क्या बन गई हैं, की और वैल्यूज बन गई हैं। अब इनको फेच करने के लिए $_पोस्ट ये क्या है, उस एरे को जो है वो एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पर क्या आ जाता है उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जिस तरह हम दूसरी अरे के लिए करते थे ना कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स लिख देते थे, इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। अभी हम $_पोस्ट यूज कर रहे हैं तो $_गेट यूज कर रहे हैं, तो गेट के लिए भी क्या है, सेम ही तरीका है। $_गेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे और इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, जिस चीज को मैंने फेच करना है, जिस की वैल्यू मैं लेना चाहती हूँ। अब यहाँ पर गेट में मैंने अगर दोनों की वैल्यूज लेनी है तो मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पर दूंगी, यहाँ पर रोल नंबर और फर्स्ट नेम, यानी फर्स्ट टाइम जो है मैं क्या करूंगी, $_गेट में रोल नंबर लिखूंगी, फिर $_गेट में क्या लिखूंगी, फर्स्ट नेम लिखूंगी। इन दोनों वैल्यूज को मैंने कहाँ पर स्टोर कराना है, किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हुआ है, क्या हुआ है, एक $roll का मैंने वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, $_गेट और ये रोल नंबर इसको पास कर दिया। फिर क्या हुआ, $नेम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया और फिर क्या कर दिया, ये फर्स्ट नेम इधर अंदर आके लिख लिया। अब दो वेरिएबल्स बन गए हैं। अब देखें जो हमारे पास पीएचपी का कोड होता है ना वो कैसे चलता है। अगर मैं इस फाइल को रन करूंगी तो पीएचपी का कोई भी कोड होगा वो रन हो जाएगा ना। मैं फाइल को रन करती हूँ ब्राउजर में जाके, जिस तरह भी हम अपनी अरेज के साथ काम कर रहे थे, तो क्या मुझे ब्राउजर ओपन करने के बाद कुछ लिखना शिखना पड़ा? नहीं ना, सिर्फ डायरेक्ट मैंने उस फाइल का नेम लिखा तो जो पीएचपी का कोड था वो क्या हो गया, रन हो गया, ठीक हो गया। तो अब क्योंकि देखो फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो फॉर्म, अगर फॉर्म की वैल्यू ही नहीं आई, किसी ने यूजर ने लिखी नहीं है, हमारे पास कोई वैल्यू लिखी नहीं है, तो फिर क्या होगी, ये किसी इंडेक्स पे जाकर स्टोर भी नहीं होगी। स्टोर नहीं होगी तो आगे जो है वो ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं होना चाहिए, जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ। यानी मेरा काम क्या है, मैं यूजर से वैल्यू क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैंने उस वैल्यू को कहाँ पर स्टोर कराना है, अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना है। ठीक है, तो वहां पर मेरे पास अगर कोई चीज है ही नहीं, कोई आ ही नहीं रही, तो मेरी क्यूरी लिखना और उसके बाद उसको चलाना उसका कोई मकसद ही नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक चेक लगाया है, जो किस फॉर्म में लगा हुआ है, इस सेट का मेथड यूज करके। इस सेट का मेथड क्या करता है, वो ये चेक करता है क्या इस चीज की वैल्यू जो है वो असाइन हो गई है या नहीं हुई। ठीक है, अब किस चीज की वैल्यू, मैंने इसमें क्या पास किया, इसके आगे देखें क्या चीज मैंने पास की है, क्या पास किया है, नीचे किस इनपुट का ये नेम है, सबमिट बटन मैम, जी सबमिट की। सबमिट का है। तो मैंने क्या किया कि जब मेरे पास $_गेट के पास सबमिट, यानी ये सबमिट की वैल्यू आ गई है मेरे पास, यानी इसमें क्लिक हो गया है, जब यूजर ने इसको क्लिक कर दिया है तो वो किसने चेक किया, इस सेट ने चेक किया। अगर क्लिक हुआ है तो ये नीचे वाली चीजें चला दो, अगर तो उसकी वैल्यू नहीं आई, मतलब कि क्लिक नहीं हुआ, तो फिर क्या करो, नीचे वाला कोड जो है वो नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इफ में ये मेरे पास इस सेट का एक क्या है, मेथड है जो चेक कर रहा है उसकी वैल्यू जो है उसे मिल गई है या नहीं मिली, सेट हो गई है उसकी वैल्यू या नहीं हुई। अगर तो उसकी वैल्यू सेट हो गई है तो फिर नीचे वाला जो है कोड चलाओ, अगर नहीं हुई तो ये वाला जो भी कोड है उसको इग्नोर कर दिया जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, सिंपल अभी दोनों वैल्यूज गेट की, आप इको कराओगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जो भी यूजर यहाँ पर लिखेगा। ठीक है, इसको अगर मैं रन करूं, इस फाइल का नेम क्या है, टेस्ट। यहां पर आकर तो दो इनपुट फील्ड्स मेरी आ गई। फर्स्ट इनपुट फील्ड में मैंने क्या लिखा, और मेरे पास आंसर क्या आ गया, 01, क्योंकि मैंने इको सिर्फ और सिर्फ किसको कराया था, रोल नंबर को सिर्फ इको कराया था। तो जो मैंने यहाँ रोल नंबर लिखा था वो मेरा क्या हो गया, आउटपुट में शो हो गया, यानी इको मैंने कराया था रोल नंबर, तो वो
मेरी ब्राउजर की स्क्रीन पे मुझे शो हो गया। इसी तरह से अगर आप दोनों कराओगे तो दोनों वैल्यूज शो हो जाएंगी। अब हमने इको तो नहीं कराना, हमने बेसिकली क्या करना है, वैल्यूज क्यों इनपुट फील्ड से फेच की हैं, ताकि उन वैल्यूज को मैं कहाँ पर स्टोर कर सकूं, अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकूं। ठीक है, यहाँ पर अब जो वैल्यूज हैं, ये तो सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए इको लगाया ना, इसमें मैंने क्या करना है, ये जो दो वैल्यूज मैंने ली है इसको मैंने स्टोर कराना है अपनी डेटाबेस में। अब ये तो था नॉर्मल एक फॉर्म का तरीका, ठीक हो गया, कि यहाँ से वैल्यूज किस तरीके से हम फॉर्म से लेकर वैल्यू यहाँ पर स्टोर करा देते हैं, अरे में चली जाती है, ग्लोबल अरे जो होती है, और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको वेरिएबल में डाल के यूज कर लेते हैं। अब जब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो डेटाबेस क्या, यहाँ पर मेरे पास कोड है, तो मैंने कोड के थ्रू कोई कनेक्शन बनाना है अपनी डेटाबेस के साथ। अगर मैं कनेक्शन बनाऊंगी तो ही फिर क्या होगा, मैं अपनी डेटाबेस को एक्सेस कर सकूंगी। ठीक है, तो कनेक्शन के लिए क्या करना होता है, हम लोग एक मेथड यूज करते हैं MySQLi का। तो उसमें मैं पहले क्या करूंगी, अपना कनेक्शन जो है वो पूरा बना दूंगी, अपनी डेटाबेस का नेम दूंगी, और क्या देते हैं कनेक्शन में, कोई आइडिया है कनेक्शन में क्या क्या चीजें हमें पास करनी चाहिए, या हम क्या पास करेंगे, क्या क्या चीजें जरूरत होती है अपने कॉम, वैसे बता दे क्या लगता है कि क्या जरूरत हो सकती है कनेक्शन में। होस्ट होती है मैम, पासवर्ड होते हैं। रुके, ये मैं पूछती हूँ कोई मुझे, ये अरीद ज़हरा जी, रोल नंबर 14, आप बताएं क्या लगता है क्या क्या चीजें हमें कनेक्शन के टाइम रिक्वायर्ड होंगी। जी अरीद, आपके माइंड पे क्या चीज आती है, अरीद ज़हरा की बात कर रही हूँ, रोल नंबर 14। क्या आपके माइंड पे क्या आता है कि हमें क्या क्या, एक हमारा कोड हमने लिख दिया है, अब मैंने इसका डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो क्या क्या चीजें मुझे रिक्वायर्ड होंगी। हाँ ना तो कर दें। जी, क्लास में प्रेजेंट नहीं है आप, अरीद ज़हरा। हाँ जी, ये याकूब आप बताएं यस मैम। क्या लगता है क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी। मैम कनेक्शन के लिए, क्योंकि कनेक्शन हमने डेटाबेस के साथ बनाना है, तो डेटाबेस का जो नेम होगा वो, हाँ और जी अगर उसके बिल्कुल। ऊपर कोई पासवर्ड लगाया होगा तो वो हो जाएगा उसमें, जी और हम होस्ट लोगों का को, नेम हो जाएगा। जी मेन क्या बताना है, जिससे आपने बात की, मेन हमें क्या चाहिए, डेटाबेस का नेम चाहिए, ठीक है ना। अब क्योंकि आप लोगों को मेथड तो नहीं पता, कुछ ने यूज किया होगा उनको पता है। अब जिस तरह से मैं क्या हूँ, एक नोवेल पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो कॉमन मेरे माइंड पे क्या आता है, भाई कनेक्शन बनाना है तो मुझे कोई उसकी मतलब कोई आईडी हो तो वो देनी पड़ेगी, या फिर उसका नेम है तो वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ताकि उसे पता तो चले कि इतनी डेटाबेसेस है उसमें से किस वाली डेटाबेस को लेना है और कहाँ से लेना है, वो सर्वर वो भी बताना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो ये चीजें क्या है, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट में मैं स्पेसिफाई करूंगी कि मुझे क्या चीज जो है वो बतानी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपके सामने फाइल जो है वो ओपन करती हूँ, कनेक्शन की एक बना लेते हैं। अच्छा, कनेक्शन की सेपरेट फाइल हम क्यों बनाएंगे, मैं एक सेपरेट बना रही हूँ, क्या लगता है कि एक सेपरेट फाइल बनाने का फायदा क्या होगा, और जहां पर मैंने फॉर्म लगाया है उधर कनेक्शन का जो है वो डायरेक्ट मेथड लिखने का क्या फायदा होगा। एक सेपरेट फाइल बनाने का क्या फायदा है, और उसी के अंदर जहां पर मेरा अभी दूसरा कोड हो रहा है वहां पर डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का क्या है, क्या डिफरेंस आ जाता है कहीं पर।
हमें फायदा ये मिलता होगा है या ना नहीं। कि सेपरेट फाइल का ये फायदा होगा कि हम मतलब उसे यूज कर सकेंगे, हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक तो क्या हुआ, हमें बाबा टाइप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो कनेक्शन हमारा कहाँ यूज हो रहा है कि हमें तो पूरी साइट पे बड़ी जगह पे कनेक्शन की जरूरत होगी ना, सिर्फ एक जगह तो नहीं है कि जहाँ पर हमें कनेक्शन बनाना है। तो इस तरह से जिस तरह हम CSS की एक्सटर्नल CSS की फाइल्स बनाते हैं, हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक जगह तो ऐसी नहीं होती कि जहाँ पर हमारा जो है वो काम हो रहा है। हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर हमें कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है, तो हम दूसरी फाइल जो है बना लेते हैं और सिर्फ उसको क्या कर लेते हैं, उस कनेक्शन की फाइल को उधर ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि हम जब किसी को ऐड करते हैं किसी फाइल को, तो वो किस तरह से करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, दो चीजें स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक क्या है, इंक्लूड करते हैं, और या फिर रिक्वायर कर लेते हैं। क्या आप लोगों ने ये दोनों मेथड्स पहले पढ़े हुए हैं, इंक्लूड और रिक्वायर वाले? जी, नो क्या आप मैम। लोगों ने ये मेथड पढ़े हुए हैं, इंक्लूड और रिक्वायर वाले? नो मैम। नो मैम। अच्छा, चलो हम लोग जो है इसको कर लेते हैं। यहाँ पर आकर मैं अपनी फाइल बनाती हूँ। फाइल क्या करेंगे, किस नेम से, एक ये मैंने कोड जो है इसका पेस्ट कर दिया है। फाइल को सेव कर लेते हैं। कहाँ पर सेव करेंगे, जहाँ पर मेरी दूसरी फाइल है, ये साइट थी सेल्फ में, PHP की फाइल है और connection.php के नेम से बनाई है। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक हो गया। अब इसमें क्या चीजें हमने मेथड को प्रोवाइड की हैं, यहाँ पर ये सारे वेरिएबल्स आप डायरेक्ट भी नेम पेस्ट कर सकते हो, कोई नहीं। मेन हमारा जो काम है वो किसका है, इस चीज का है। ये जो लाइन जो है जिसके ऊपर मैंने क्या किया है, जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब इस पे मैंने क्या कितनी चीजें पास की हैं, एक अपना सर्वर नेम कि मेरा कौन सा सर्वर है, ठीक हो गया। और फिर मैंने क्या बताया कि मेरा जो सर्वर है उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, और उसमें किस डेटाबेस पे मैं काम करने लगी हूँ, वो चीज मैंने बता दी है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी ये चीज जो वैल्यूज है पास कर दो, या वेरिएबल्स में स्टोर करके भी पास कर सकते हैं। पहला जो सर्वर नेम हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हम एक लोकल सर्वर यूज कर रहे हैं, तो क्या है, जैम्प जब हम उसको ब्राउजर पे भी लिखते हैं क्या करते हैं, लोकल होस्ट लिखते हैं ना। जब ब्राउजर पे भी कोई फाइल एक्सेस करनी होती है तो हम क्या कर रहे हैं, सर्वर नेम लोकल होस्ट, उसका यूजर नेम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो है वो रूट होता है, पासवर्ड रूट भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट, या फिर एम्प्टी पासवर्ड भी हो सकता है। ये क्या होता है, कुछ जगहों पे कहीं किसी का एम्प्टी पासवर्ड नहीं चलता, मतलब आप एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दोगे ना तो नहीं चल रहा, तो आप वहां पर रूट लिख कर देख लो, ठीक है। अगर आपने चेंज नहीं किया हुआ तो ये उस केस की बात कर रही हूँ, या तो रूट होगा या फिर एम्प्टी होगा। और डेटाबेस में जो आपकी डेटाबेस का नाम होगा, ये तो अभी पहले से ही कनेक्शन की फाइल मैंने कनेक्ट किया हुआ था एक डेटाबेस के साथ, तो ये है। लेकिन जो अभी हम डेटाबेस अपने कोड के लिए यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, उसका नेम लिख देंगे। तो ये MySQLi_connect क्या करेगा, मेरा कनेक्शन बना देगा। ये सेपरेट फाइल कनेक्शन की मैंने बना ली, इसको मैंने क्या करना है, इंक्लूड करना है या फिर रिक्वायर करना है। अब जी हम वापस इस चीज पे आते हैं कि ये दोनों चीजें हैं क्या और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाता है। तो ये हमारी मेन फाइल थी ना, कनेक्शन वो टेस्ट वाली, ठीक है, जिसपे मैंने क्या लिखा हुआ है, अपना एक फॉर्म का टैग लगाया हुआ है, और उस फॉर्म के टैग को मैंने उसमें मैंने अपनी जो वैल्यूज थी वो लिखी है, और उनको मैंने क्या कराना है, डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना है। तो अब इंक्लूड जो हम जब भी किसी फाइल को करते हैं, तो वो क्या काम करती है, मेरे पास उस फाइल का जो भी चीज है उसको मेरे कोड में इंक्लूड कर देगी। और जो नीचे वाला कोड है, अगर तो मेरी फाइल उसको नहीं मिलती जो मैंने इंक्लूड किया, तो नीचे वाला कोड जो है वो चलेगा, सिर्फ मुझे एक वार्निंग डिस्प्ले हो जाएगी कि ये जो फाइल आपने इंक्लूड की थी ये उसको नहीं मिली। बात की समझ आई है कि अगर तो मैं इंक्लूड करती हूँ कोई चीज, इंक्लूड का कीवर्ड लिखती हूँ और उसमें फाइल का नेम आगे दे देती हूँ, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या उसको फाइल मिली है।
अगर तो उसको फाइल मिल जाएगी तो जिस चीज को मैंने इंक्लूड किया है वो उस पेज में, उस कोड में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर उसको वो फाइल नहीं मिलती तो क्या करेगा, वो नीचे वाला जो कोड होगा पेज का सारा कोड वो चला देगा, सिर्फ एक वार्निंग जनरेट कर देगा कि मुझे ये फाइल नहीं मिली। अगर तो मैं रिक्वायर कर देती हूँ तो रिक्वायर क्या करता है, वो मेरी ये भी क्या करेगा, इन दोनों का काम यही है कि जो कोड मैंने कहीं पर लिखा है ना उसको ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसमें अगर तो उसको फाइल नहीं मिलती जो कि मैंने रिक्वायर की है, जो कि मैं इस कोड में डालना चाहती हूँ, अगर तो वो उसको फाइल नहीं मिली तो वो नीचे वाला कोड चलाएगा ही नहीं, एक फैटल एरर दे देगा। ठीक हो गया कि आपकी ये जो फाइल मिली नहीं है और नीचे वाले कोड भी चलेगा नहीं। जिस तरह से आप देखो, अगर तो मेरा कनेक्शन नहीं बनता तो क्या नीचे वाला कोड चलना चाहिए? कनेक्शन ही नहीं बना, बाकी कोड तो चलाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि डेटाबेस से अभी कनेक्शन ही है। डेटाबेस में कहाँ चीजें जाएंगी, कौन से टेबल में क्यूरी चलेगी, क्यूरी रन होगी, करने का कोई काम, मेरा फायदा ही नहीं है। तो जब मेरे पास पहली चीज क्या है, वो जरूरी है कि मेरा कनेक्शन हो तो ही मेरा अगला काम होना है। तो इसलिए मैं किस तरह से कर दूंगी, इस फाइल को रिक्वायर कर लूंगी। ठीक हो गया, समझ आ गया दोनों का डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? ये समझ आई है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले वो जो फाइल है उसको ऐड कर लूंगी। रिक्वायर भी कर लो, इंक्लूड कर लो, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। कोड नीचे वाला चाहते हो कि ना चले तो फिर क्या कर दो, रिक्वायर कर दो। अगर चाह रहे हो कि कोड जो है वो नीचे वाला चल जाएगा, फाइल नहीं मिलती, सिर्फ वार्निंग जनरेट हो जाए, तो फिर क्या कर दो, इंक्लूड कर दो। ठीक। और इसी तरह से हमारे पास क्या चीज होती है, इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस, ये चीजें भी होती हैं। इसमें क्या है, दोनों जो है वो एक ही काम कर रहे हैं। जिस तरह से इंक्लूड कर रहा है वही इंक्लूड वंस कर रहा है, जो रिक्वायर कर रहा है वही रिक्वायर वंस कर रहा है। इंक्लूड और इंक्लूड वंस दोनों क्या है, वार्निंग जनरेट कर रहे हैं। रिक्वायर और रिक्वायर वंस दोनों वार्निंग जनरेट कर रहे हैं। लेकिन फर्क यहाँ आ जाता है कि जब हम इंक्लूड करते हैं ना, तो फिर जहां जहां मैंने वो चीज इंक्लूड किया, अगर तो वो ऊपर भी मैंने इंक्लूड कर दिया कोई फाइल, फिर नीचे भी सेम फाइल इंक्लूड कर दिया, तो सिंपल इंक्लूड से क्या होगा, वो दोबारा से इंक्लूड हो जाएगी। अगर मैंने इंक्लूड वंस किया हुआ है तो जब मैं दोबारा से फाइल अपलोड करने लगूंगी तो वो इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंक्लूड वंस तक उस फाइल ने सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा इंक्लूड होना है इस पेज पर जहां पर मैंने उसको यूज किया हुआ है। तो वंस का सिर्फ ये काम होता है कि वो दूसरी दफा उस चीज को वहां पर ऐड नहीं करता, उस कोड को या जो चीज मैंने लिखी है। अब हम इसमें हेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हेडर फुटर हमें पता होता है ना कि ये ऐसा कोड है जो हमारे पास डिफरेंट पेजेस पे यूज होना है। हमारे अगर 5 पेजेस है वेबसाइट पे तो मोस्टली क्या होता है, हेडर और उसका फुटर वो सेम होता है। तो हेडर और फुटर की सेपरेट फाइल बना देते हैं और उनको क्या कर देते हैं, सिंपल जो हमारी बॉडी होती है ना, जो कि चेंज हो रही होती है हर पेज के लिए, उसके ऊपर जाके क्या कर दूंगी, हेडर को इंक्लूड कर दूंगी और उसके नीचे जो एंड पे जाके मैं क्या कर दूंगी, फुटर को इंक्लूड कर दूंगी। इस तरह से क्या होगा कि मेरे हेडर और फुटर के सेपरेट पेजेस बने हुए हैं, मैंने उनको क्या कर दिया, जहां जहां मुझे वो चीज चाहिए थी मैंने उसको वहां पर इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या कर लोगे, अपनी रिक्वायर जो है उसको कर लो या इंक्लूड कर लो। ठीक हो गया। अगर मैं करती हूँ इंक्लूड वंस तो मेरे पास क्या होगी, सिर्फ एक ही दफा जो है फाइल अपलोड होगी। और फाइल का नेम क्या था मेरे पास, क्या नेम मैंने बनाया था, ये नेम मैंने लिखा था, ठीक है ना, connection.php। अब यहाँ पर क्या है कि अब मैंने ये कनेक्शन तो बना लिया लेकिन मेरे पास कोई टेबल नहीं बना हुआ, तो मुझे कोई टेबल भी तो बनाना है ना, जिससे मैंने क्या करना है, ये वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करानी है। अब टेबल की जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी कॉलम होंगे सॉरी, वो मेरे पास क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, जब मैं क्यूरी लिखूंगी ना तो वहां पर आके जब हम वो कॉलम स्पेसिफाई करते हैं उधर आके उनके नेम्स बन जाएंगे। और उसमें जो फिर मैं वैल्यू देना चाहती हूँ वो क्या करूंगी, जो मैंने कहाँ से फेच की होंगी वैल्यूज, यहाँ से फेच की होंगी। ठीक है, कि यहाँ पर जो वैल्यूज मैंने फेच की हैं उनको मैंने कहाँ पर स्टोर कराना है, जो मेरी ये जो कनेक्शन की फाइल में डेटाबेस बनी हुई है, डेटाबेस में कोई टेबल होगा जिसके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, उस टेबल में कोई कॉलम होंगे, तो मैं क्या करूंगी, इंसर्ट की क्यूरी में वो जो कॉलम है उनके नेम्स ऐसे ही लिख दूंगी और उसके बाद वैल्यूज के आगे क्या वैल्यूज दे दूंगी, जो मैंने यहाँ से फेच करके किधर स्टोर कराई हुई हैं,
इन वेरिएबल्स में स्टोर कराई हुई हैं। ठीक हो गया, कोड लिख लेते हैं पहले, सॉरी पहले डेटाबेस बना देते हैं। अच्छा एक टेस्टिंग डेटाबेस बनाते हैं। जी डेटाबेस का नेम क्या रखें? टेबल नेम क्या लिखें? जी आप मुझे लिखवाते जाएं जल्दी जल्दी सब। क्लास मुझे लिखवाते जाएं। टेबल नेम क्या बनाऊं मैं? इंट्रोडक्शन बना लेना। जी मैम इंट्रो इंट्रो बना लेती हूँ। किसका इंट्रो? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का इंट्रो बना लेती हूँ, std_intro। ठीक हो गया। कितने कॉलम्स मुझे चाहिए? अभी मैंने कितने लिया? रोल नंबर और नेम ही लिया सिर्फ? 2 कर लेते हैं। जी पहला क्या हो गया? रोल नंबर। दूसरा क्या हो गया? नेम हो गया। इंटीजर नेम क्या हो जाएगा? वाचार। लेंथ क्या स्पेसिफाई कर दें? कुछ भी कर सकते हैं। वाचार के लिए हम कर लें 50 कर लेते हैं। अच्छा अब मुझे क्या चीज करनी है? बताना है कि इसको मैंने प्राइमरी की बनाना है या नहीं। ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर होना चाहिए या नहीं। यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट का चेक बॉक्स है। जब मैं इसको चेक करूंगी तो क्या है, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं इसी को, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। गो करेंगे, ये प्राइमरी की भी बन जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, जब इस पे क्लिक करोगे तो भी आप बता दोगे। ठीक है। अब दूसरा जो था मेरे पास, यहाँ पर मुझे कोई चीज स्पेसिफाई करने की जरूरत है। नल आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। सेव करते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है। स्ट्रक्चर में जाके आप देख सकते हो कि उसकी डेटा टाइप क्या थी और उसमें क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं। 2 वैल्यूज हमारे पास हो गई। अब इनको अंदर मैं क्या करना चाहती हूँ? वो वैल्यू स्टोर कराना चाहती हूँ जो कि मेरे यूजर्स जो है इनपुट ऐड करेगा वहां से आए। ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर रोल नंबर जो है वो किस फॉर्म में दे दिया है, क्या मैंने किया है इधर रोल नंबर के साथ? इंटीजर में दे दिया। इंटीजर में दे दिया। और ये क्या मैंने इसको बना दिया है? जी क्या मैंने इसको किया है? रोल नंबर क्या है मेरे पास इस टेबल में? प्राइमरी की बना दी मैम। प्राइमरी की बना दिया है, तो फिर इसलिए मुझे इसकी वैल्यू कुछ देने की जरूरत है? नहीं देने की जरूरत। जी मैम जरूरत नहीं। सेपरेट एक कॉलम जो है वो ऐड मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि रोल नंबर तो मैं वहां से यूजर से ही ले रही हूँ। अगर मैं रोल नंबर यूजर से लूंगी तो मैं खुद से तो नहीं, अगर मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया तो वो क्या लेगा? वैल्यू खुद से ही लेता रहेगा। तो इसको यहाँ पर जो रोल है उसको आईडी कंसीडर कर लें। ठीक हो गया। और दोबारा से क्या करते हैं, एक जो है उसके अंदर कॉलम ऐड कर लेंगे और कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, रोल एक बना लेते हैं जिसमें रोल नंबर का सेपरेट कॉलम। मतलब ये जो रोल नंबर है ना, इसकी मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने प्राइमरी की बना लिया है तो इसको मैं आईडी जो है वो मेरी, जब भी प्राइमरी की कोई भी चीज बनती है तो उसकी वैल्यू हम खुद से फिर नहीं देते ना। तो अब मैं वहां से क्या करी, जो मैंने फॉर्म बनाया है उसमें मैंने यूजर से इनपुट लेनी थी, जो कि मेरे माइंड पे नहीं रहा। मैं यूजर से इनपुट लूंगी तो मैं उसको इसमें सेव नहीं करा सकती। ठीक है। मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया है। तो अब मैं क्या करूंगी, एक सेपरेट कॉलम इसके लिए बना लूंगी। न्यू टेबल ही बना लेते हैं एक। क्या करते हैं, यहाँ पर आकर आईडी का बना लेते हैं, इधर आके क्या कर लेते हैं, रोल नंबर के सेपरेट बना लेते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, नेम बना लेते हैं। और यहाँ पर इंटीजर है, रोल नंबर भी हमारे पास इंटीजर में होगा, नेम हम वाचार में हो जाएगा। लेंथ जो है 10